Hello students, this side Talat and I welcome you all to our online learning platform. This is the second part of same chapter resource, and today we will study and cover some more topics. In last video I explained in short about the classification of natural resources, and those were on the basis of origin, biotic and abiotic, and on the basis of development, potential and actual, on the basis of renewability, renewable, non-renewable, and on the basis of distribution, ubiquitous and localized. So today we will discuss in detail about these all topics. So first is biotic resources. Biotic resources are called living resources because we get from our natural environment, and these are examples are like plants, animals, microorganism, forest, our agricultural crops, and wild and domestic animals. And these are the resources which have the capacity to reproduce, and thus they are renewable. For example, plants, animals, microorganism, forest and agricultural crops and wild and domestic animals. ये फ्यूचर में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने फेवरेबल क्लाइमेट में रहते हुए. अगर इनके लिए फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दे हैव द कैपेसिटी. इनके अंदर कैपेसिटी है कि ये कभी खत्म होने वाले नहीं है. प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल, ये कुछ भी खत्म होने वाला नहीं है. इनकी कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, लेकिन कंप्लीटली पूरी की पूरी एनिमल्स, सारे प्लांट्स, सारे कुछ खत्म एक साथ नहीं हो सकते. सो दे हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, सो दस दे आर रिन्यूएबल. ये खत्म होने वाले नहीं है, सो दस दे आर रिन्यूएबल. Our next heading is abiotic resources, and this is just opposite the biotic resource. ये बिल्कुल biotic resource के opposite है. The biotic resources were living resources, and these are non-living resources. We get these resources from physical or non-living environment. These are non-living environments. ये हमें non-living environment से मिलते हैं, so these are also non-living. Examples are land, water, air, minerals and power resources. And these resources can be exhausted by excessive use. So these are non-renewable resources. और इनका जो total reserve है, टोटल जितनी भी हमारे पास क्वांटिटी में है, इन्हें हम किसी भी तरीके से इनके टोटल रिजर्व को इंक्रीज नहीं कर सकते. इन्हें हम नहीं बना सकते. एक बार ये खत्म तो खत्म, एक बार ये एग्जॉस्ट हो गए, एक्सेसिव अगर हमने इनका ज्यादा यूज किया और एक बार ये खत्म हो जाते हैं तो ये खत्म हो जाते हैं. इनके रिजर्व को, इनकी क्वांटिटी को हम रिन्यू नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट की बेसिस पर टू टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज हैं. फर्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड सेकंड इज एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज. ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट है. मींस पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज एकदम अपने आप एक दूसरे से अपने नेचर में अलग है. पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है, दीज आर द रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता. ना तो हमें ये पता है कि इनकी क्वांटिटी क्या है, ना ही ये पता है कि इनकी क्वालिटी क्या है. दस दे आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज. यानी पोटेंशियल रिसोर्सेज वो हैं जो हैं तो हमारे आसपास, बट वी डोंट नो अबाउट देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी. अगर हमें इनके बारे में कुछ जानना है तो हमें सबसे पहले इनको जानने के लिए, इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को जानने के लिए वी नीड टू डू अ डिटेल्ड सर्वे. एक डिटेल सर्वे करने की जरूरत है. देन ओनली वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी. अभी तक इन्हें यूज नहीं किया जाता है. ये वो रिसोर्सेज हैं. पोटेंशियल रिसोर्सेज मीन्स विच आर नॉट यूज टिल डेट. आज तक जिन्हें यूज नहीं किया गया. सर्वे किए जाएंगे तब हमें पता चलेगा दैट what is the quantity and what is the quality. Examples are अफ्रीका. अगर हम अफ्रीका का एग्जाम्पल लें, अफ्रीका के जो वाटरफॉल हैं, वहाँ के वाटरफॉल में इतना पोटेंशियल है कि वहाँ के वाटरफॉल से हम बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं. एंड दैट दोज वाटरफॉल्स, उनकी हाइट और उनकी जो स्पीड है पानी की, मीन्स उनकी हाइट और उनका वाटरफॉलिंग का जो अमाउंट है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है. बट अफ्रीका के जो वाटरफॉल है वो अभी तक पोटेंशियल रिसोर्स हैं, बिकॉज
why those waterfalls are still potential resources? Because वहां पर उस वाटरफॉल को यूज करने के लिए अभी तक किसी भी तरह की सुटेबल टेक्नोलॉजी को उन्होंने नहीं बनाया. मीन्स ड्यू टू द लैक ऑफ सुटेबल टेक्नोलॉजी दोज वाटरफॉल आर नॉट स्टिल यूज्ड. अभी तक इन्हें यूज नहीं किया गया, अभी तक इन्हें डेवलप नहीं किया गया. सो दीज आर पोटेंशियल रिसोर्सेज. बहुत सारे पोटेंशियल रिसोर्सेज बहुत सारे कंट्रीज में, अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत सारे रिसोर्सेज अभी भी पोटेंशियल रिसोर्सेज की कैटेगरीज में आते हैं. बिकॉज वहां उन्हें एक्सट्रैक्ट ही नहीं किया गया, वहां उनका यूज ही नहीं किया गया. नेक्स्ट इज एक्चुअल और डेवलप रिसोर्सेज. ये जस्ट इसका ऑपोजिट है पोटेंशियल का. एक्चुअल और डेवलप रिसोर्सेज बिल्कुल इसका उल्टा है. एक्चुअल रिसोर्सेज को डेवलप रिसोर्सेज भी कहा जाता है बिकॉज इनकी जो क्वांटिटी है और इनकी जो क्वालिटी है वो हमें पता है. दैट इज नोन. वो हमें पता है बिकॉज उनके बारे में हम सर्वेस कर चुके हैं. एग्जाम्पल के लिए विंड ब्लोइंग एट ए हाई स्पीड, यानी जब किसी जगह पर एक हवा बहुत तेज स्पीड से चलती है तो वो हवा, उस हवा को यूज करके हम विंड मिल लगाकर उसे हम मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, उसे हार्नेस कर सकते हैं. लेकिन 200 ईयर्स अगो अगर हम बात करें, यानी 200 साल पहले, 200 ईयर्स पहले ये तेज चलती हुई हवा भी हमारे लिए एक पोटेंशियल रिसोर्स हुआ करती थी. यानी 200 ईयर्स पहले ये पोटेंशियल रिसोर्स थी. लेकिन फिर इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की और इसको समझा दैट ये जो स्पीड है, तेज स्पीड, हाई स्पीड को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हार्नेस कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया गया इस तेज हवा को चलते हुए. तब ये पोटेंशियल रिसोर्स नहीं रहा और ये बन गया एक्चुअल या डेवलप रिसोर्स. बहुत सारे विंडमिल्स को लगाया गया है इस तेज चलती हुई हवा को हार्नेस करने के लिए, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत सारे विंड मिल्स लगाए गए हैं. एग्जाम्पल के लिए नीदरलैंड्स और इंडिया में तमिलनाडु में लगाए गए हैं. तो यहाँ पर ये तेज चलती हुई हवा जो 200 ईयर्स पहले पोटेंशियल रिसोर्स थी, अब ये एक्चुअल या डेवलप रिसोर्स बन गई है. मीन्स इट कैन बी सेड कि वही एक पर्टिकुलर रिसोर्स किसी एक कंट्री में पोटेंशियल रिसोर्स होता है और किसी दूसरी जगह पर, दूसरी कंट्री में या किसी दूसरे प्लेस पर या टाइम के अकॉर्डिंगली ये एक्चुअल या डेवलप रिसोर्स बन जाता है. सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड एक्चुअल और डेवलप रिसोर्सेज. मीन्स एक्चुअल पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज जिनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर नॉट नोन टिल नाउ. आज तक हमें नहीं पता है. ये टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस डिफर हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं. वाटर एग्जाम्पल में हमने लिया था वाटरफॉल का. जैसे अफ्रीका में वाटरफॉल वहाँ के अभी तक पोटेंशियल रिसोर्सेज की कैटेगरीज में है. और बहुत सारी जगह पर जहाँ के वाटरफॉल्स हैं उनकी हाइट और उनकी स्पीड को, उनकी फोर्स को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. ठीक उसी तरह से एक्चुअल या डेवलप रिसोर्सेज वो हैं जहाँ जिस कंट्री में या जिस जगह पर सारे रिसोर्सेज को या जिस रिसोर्स को यूज किया जा रहा है और उनको हम जानते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में. सो दोज आर एक्चुअल या डेवलप रिसोर्स. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी. यानी रिन्यूएबिलिटी की बेसिस पर हम रिसोर्सेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. यानी जो हमें बार बार मिल जाएं, जो खत्म नहीं होने वाले. फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. The resources which can be renewed. The resources which can be renewed by reproduction. यानी जो रिसोर्सेज रिप्रोडक्शन के थ्रू रिन्यू किए जा सकते हैं आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है. एंड दे कैन ऑल्सो बी रिन्यूड. और इन्हें और भी कई तरीके से ये रिन्यू किए जा सकते हैं बाय फिजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस. यानी रिप्रोडक्शन के थ्रू भी रिन्यू किए जा सकते हैं. फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू भी इन्हें रिन्यू किया जा सकता है. हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में सम रिसोर्सेज आर लाइक जिनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है. दे आर अनलिमिटेड इन देयर क्वांटिटी. उनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है, इसलिए ये इनएग्जॉस्टिबल है. एग्जॉस्टिबल मीन्स दोज विच विल गेट एग्जॉस्ट, जो खत्म हो जाएंगे. इनएग्जॉस्टिबल, जो खत्म नहीं होने वाले हैं. So many resources are there in our surrounding. Those are unlimited in their quantity, जो कभी खत्म नहीं होंगे. Examples are solar, wind,
ये कभी खत्म नहीं होंगे। क्या इनकी क्वांटिटी कभी खत्म हो सकती? नो, दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड। वो कभी खत्म नहीं हो सकते, चाहे हम कुछ भी करें, ह्यूमन एक्टिविटीज उन्हें अफेक्ट नहीं कर सकती। माना कि इनकी क्वांटिटी को हम अफेक्ट नहीं कर सकते, किसी भी तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू हम इन्हें अफेक्ट नहीं कर सकते, ये रिन्यूएबल हैं। बट जिस तरह से रैपिडली पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से हम इंसान ह्यूमन बीइंग्स हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय और पोल्यूट कर रहे हैं, माना कि रिन्यूएबल खत्म नहीं होंगे, सोलर है, विंड है, बट हमारी एक्टिविटीज की वजह से, ड्यू टू आर एक्टिविटीज, कुछ प्लांट्स की स्पीशीज ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, उनके खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। कुछ एनिमल्स की स्पीशीज भी ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वाटर जो एक इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है, आपको पता है कभी खत्म होने वाला नहीं है, फिक्स क्वांटिटी में है, बढ़ेगा नहीं पर खत्म भी नहीं होगा। बट हमारी कुछ एक्टिविटीज की वजह से दैट वाटर, वो वाटर जो रिन्यूएबल है, हमारी एक्टिविटीज से डे बाय डे पोल्यूट हो रहा है, दिन पर दिन खराब हो रहा है, उसकी क्वालिटी कम होती जा रही है। ठीक है, सो क्या समझ में आया कि जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल हैं, ये रिप्रोडक्शन के थ्रू, फिजिकल या मैकेनिकल या केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू इन्हें रिन्यू किया जा सकता है और ह्यूमन एक्टिविटीज से इनकी क्वांटिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा। सोलर एंड विंड एनर्जीज आर लाइक, ये अनलिमिटेड है अपनी क्वांटिटीज में। रिन्यूएबल रिसोर्स का जस्ट ऑपोजिट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मीन्स ये वो रिसोर्सेज हैं जो हमें फिक्स्ड क्वांटिटीज में मिले हैं, जिनकी क्वांटिटीज एक बार एग्जॉस्ट हो गई, हमने रैपिडली बहुत ज्यादा एक्सेसिव इनका यूज कर लिया, तो हमारी एक्टिविटीज की वजह से ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी हैं। एग्जाम्पल्स हैं इनके, जिनको हम अगर ज्यादा यूज करें, एक्सेसिव यूज करें, वेस्ट करें तो खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स आर मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर ये एक बार एग्जॉस्ट हो गए, वी कैन नॉट गेट इट बैक, हम वापस नहीं ला सकते, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है और इनकी फॉर्मेशन की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो स्पीड है। यानी हम ज्यादा तेजी से, हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, हम ज्यादा इन पर इस रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और इनको खत्म कर रहे हैं, लेकिन इनके जो बनने की स्पीड है, 1000 ईयर्स में ये कई सारे रिसोर्सेज बनते हैं। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम चाहते हैं कि ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज बहुत जल्दी एग्जॉस्ट ना हो जाए, तो हमें इनकी स्पीड को, इनके यूज करने की जो क्वांटिटी है, इसे वाइसली और प्लानिंग के साथ यूज करना। एंड नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पर, पूरे अर्थ सरफेस पर कौन सा रिसोर्स किस तरह से, किस क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू कैटेगरीज आर देयर। फर्स्ट इज यूबिक्यूटस एंड सेकेंड इज लोकलाइज्ड। मीन्स अब हमारी अर्थ सरफेस पर सारे मिनरल्स तो इवनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं हो सकते, सारे रिसोर्सेज तो एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है कि जितना यहाँ है उतना ही दूसरे कॉन्टिनेंट में, उतना ही हमारे इंडिया के सारे स्टेट्स में है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दीज आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूबिक्यूटस रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर। इनकी क्वांटिटी ये हर जगह आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल्स आर एयर एंड सनलाइट। आप देखिए, एयर एंड सनलाइट इज अवेलेबल टू एवरीबडी, टू एट एवरी प्लेस, हर जगह है। सो दीज आर यूबिक्यूटस रिसोर्सेज। बट इफ आई टॉक अबाउट अदर रिसोर्सेज like gold, silver, iron, petroleum, so many unlimited numbers, so many numbers are there of resources which are not evenly distributed, which are not uniformly distributed on our earth surface. हर जगह पर एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एग्जाम्पल्स आर गोल्ड, सिल्वर, मैंने आपको बता दिया। दीज आर means unevenly distributed, so these are called localized distributed। एक पर्टिकुलर जगह पर, एक पर्टिकुलर प्लेस पर ये मिलते हैं, किसी एक जगह पर जब मिलते हैं, इसीलिए these are called localized resources। so these are vice versa, एक दूसरे के opposite हैं। ubiquitous are found everywhere and localized resources are found at certain place and at a particular place and at a particular place and not uniformly distributed। next our next most important point or heading is human made resources, and this is the part of resources
which I already told, which I already explained in previous part, that three categories are there of resources: natural resources, human-made resources, and human resources. So this is the second heading of resources, human-made resources. Let me show you the heading. Yes. This is the heading which I explained in previous video. That heading which I am going to explain is human-made resources, and this is the category of types of resources. Means हम types of resources में three categories are there, three classifications are there. Natural resources first we have, I have already explained you all the three, and next is human-made resource. I am going to explain this now, and after human-made resources I will explain human resources. So first we will cover this heading, and this is human-made resources, and the resources which are converted by the human beings are called human-made resources. As we all know that some natural resources can't be directly used. कुछ natural resources को हम directly use नहीं कर सकते, उनके uses limited हैं. Like हमने बात की थी कल, एयर है, सनलाइट है, फ्रूट्स है, दे कैन बी कंज्यूम्ड डायरेक्टली. लेकिन कुछ ऐसे बाकी सारे रिसोर्सेज हैं जिनके यूजेस लिमिटेड हैं और इनकी क्रूड फॉर्म को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. सो वी नीड टू प्रोसेस देम, वी नीड टू मॉडिफाई देम, और चेंजेस करने के बाद ही हम उन्हें यूज कर पाते हैं. तो ह्यूमन बींग्स के पास क्या है? नॉलेज है. ह्यूमन बींग्स अपनी नॉलेज को यूज करता है, अपनी स्किल्स को यूज करता है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है. अपने नॉलेज और स्किल्स को यूज करके टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, और एंड देन दैट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, then that technology is used to develop all those things which satisfy the human needs. Examples are road, machinery, building, vehicles, and technology itself. Technology itself is also a human made resource, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी तो ह्यूमन बींग्स ने बनाई है, अपने लिए बनाई है. So that is also the part of human made resources. So whatever is there in our surrounding is the part of human made resources. Means वो सारी चीजें जो ह्यूमन बींग्स ने अपने लिए बनाई हैं, जो हमें नेचुरल रिसोर्स से डायरेक्टली नहीं मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट किया जाता है, दोज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. एंड नेक्स्ट हेडिंग इज, and the last heading of resources is human resources. So our earth, three types of resources are there. First is natural resource, and second is human made resource, and third and last is human resources. So on our earth human beings are the greatest resource. हमारी अर्थ सरफेस पर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ग्रेटेस्ट रिसोर्स है. यानी सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा हुआ? ग्रेटेस्ट रिसोर्स. बिकॉज ह्यूमन बींग्स अपनी नॉलेज, स्किल्स और टेक्नोलॉजी को यूज करके, इन सारी चीजों को, ऑल द थ्री थिंग्स, यानी अपने नॉलेज, स्किल्स और टेक्नोलॉजी को यूज करके ह्यूमन बींग्स कैन डिस्कवर, एक्सप्लॉइट, डेवलप एंड कन्वर्ट. मीन्स डिस्कवर कर सकते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. किसे? रिसोर्सेज को, अदर रिसोर्सेज को डिस्कवर कर सकते हैं, दे कैन एक्सप्लॉइट, उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं. किसे? पोटेंशियल रिसोर्सेज को यूजफुल प्रोडक्ट्स और वेल्थ में. मीन्स रिसोर्सेज सारे पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं until unless ह्यूमन बींग्स इन्हें अपनी नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी को यूज करके इन्हें डिस्कवर ना करे, एक्सप्लॉइट ना करे, डेवलप ना करे और कन्वर्ट ना करे, तब तक सारे रिसोर्सेज क्या हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज. तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है हमारी अर्थ सरफेस पर? द ग्रेटेस्ट रिसोर्स इज ह्यूमन रिसोर्सेज. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट क्या है? ह्यूमन बींग्स जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ग्रेटेस्ट रिसोर्स है हमारी अर्थ पर, वो इन सारी चीजों को कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि उसे एजुकेशन मिले, उसे गुड हेल्थ मिले, उसकी हेल्थ अच्छी हो, उसकी एजुकेशन अच्छी हो. और अगर ये दोनों चीजें मिलती हैं तो ह्यूमन बींग्स एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाता है. मीन्स अगर एजुकेशन नहीं, ऑब्वियसली वी कैन नॉट यूज आवर ब्रेन, अपना ब्रेन ही यूज नहीं कर सकते किसी चीज को कन्वर्ट करने में, कुछ बनाने में, और अच्छी हेल्थ भी नहीं होगी. कहते हैं एक अच्छा ब्रेन किस बॉडी में होता है? उस बॉडी में होता है जो हेल्दी होती है. तो हमारे लिए क्या जरूरी है? एक अच्छे ब्रेन के लिए अच्छी हेल्थ जरूरी है, और अगर एजुकेशन और गुड हेल्थ दोनों मिल जाए तो ह्यूमन बींग्स एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाता है. तो अगर कोई भी कंट्री, इफ एनी कंट्री वांट्स
टू प्रोग्रेस, अगर कोई कंट्री प्रोग्रेस करना चाहता है, दैट कंट्री मस्ट टेक केयर ऑफ बोथ, उसे दोनों चीजों का ध्यान रखना होगा। इट डजंट मीन्स कि उसे सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स का ध्यान रखना है, नेचुरल रिसोर्सेज को नेग्लेक्ट करे, और या फिर ओनली नेचुरल रिसोर्सेज को देखे, उसका ध्यान रखे और ह्यूमन रिसोर्सेज को नेग्लेक्ट करे। सो इफ एनी कंट्री वांट्स टू प्रोग्रेस, इट मस्ट टेक केयर ऑफ बोथ मीन्स दोनों को, नेचुरल रिसोर्सेज को और ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों का उसे ध्यान रखना होगा। नाउ द लास्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को कंजर्व करने की जरूरत क्या है, उन्हें बचाने की क्या जरूरत है, उन्हें वेस्ट क्यों नहीं करना है। आप ऐसे समझिए कि एक छोटी सी फैमिली हुआ करती थी अर्ली टाइम्स में, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी और उनकी जो नीड्स थी, जरूरत थी, वो भी बहुत लिमिटेड थी। अपनी सारी नीड्स के लिए, जरूरतों के लिए वो किस पर डिपेंड करते थे, अपने आस पास के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते थे। ज्यादा कोई किसी चीज को वो एक्सेसिवली यूज नहीं करते थे, एग्जॉस्ट नहीं कर रहे थे। अब जब ये सारी चीजें नहीं हो रही थी, दस दे नेवर फेल्ट, कभी उन्हें लगा ही नहीं कि उन्हें रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की जरूरत है, उन्हें बचाने की जरूरत है। अब जरूरत क्यों पड़ी रिसोर्सेज को बचाने की? इसलिए क्योंकि जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं, हमारी नीड्स ज्यादा हैं और रिसोर्सेज कम हैं। उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, हमने रिसोर्सेज को अपने कंजर्व करना होगा, उन्हें बचाना होगा। पॉपुलेशन का बढ़ना और हमारी डिमांड्स का बढ़ना और हमारे एनवायरनमेंट, हमारे सराउंडिंग में रिसोर्सेज की क्वांटिटी का कम होना, तो क्या जरूरत है कि हम अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, जो कुछ टाइम के बाद एग्जॉस्ट ना हो जाएं, जो कुछ टाइम के बाद खत्म ना हो जाएं, इसलिए एक बैलेंस मेंटेन करना होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ और यूटिलाइजेशन के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना होगा। और अगर हम ऐसा करें तो ही शायद हमें लगता है कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है या हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ जो प्लेनेट है, वो बच पाएगी और बाकी सारे लोगों की भी रिक्वायरमेंट्स, उनकी नीड्स पूरी हो पाएंगी। इसके लिए हमें अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना होगा। अब देखते हैं व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का कंजर्वेशन क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है क्या एक्चुअली? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज वो है जब हम अपने रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करते हैं, उन्हें वेस्ट नहीं करते। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जब हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करते, उन्हें केयरफुली यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है, इसमें सेविंग की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, यानी इसमें हमने बचाने की बात बिल्कुल नहीं की है कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए उसे बचाएं भी, उसे संभाल कर थोड़ा रखें, उतना यूज करें जितना हमें जरूरत है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कंजर्व देम फॉर फ्यूचर, यानी हम उन्हें वेस्ट तो कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन उतना यूज कर रहे हैं जितने की जरूरत है। इसके साथ साथ हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए संभाल कर बचा कर रख रहे हैं। मैं इसका एग्जांपल आपको ऐसे दूंगी, जैसे आपके फादर हैं। आपके फादर क्या करते हैं, जो भी सैलरी उन्हें मिलती है, वॉट एवर ही गेट्स, जो भी मिलता है, वो कंप्लीटली पूरी की पूरी सारी सैलरी नहीं खर्च कर देते। ही नेवर डज सो, वो कभी नहीं करते ऐसा। उसका कुछ पार्ट बैंक में सेव कर देते हैं। मीन्स आप ऐसे समझ लीजिए कि दो तरह की फैमिलीज हैं, फैमिली ए एंड फैमिली बी। फैमिली ए एंड फैमिली बी। अब फैमिली ए क्या करती है, अगर उसकी सैलरी 50,000 है, पूरी की पूरी स्पेंड, पूरी की पूरी खर्च, वेस्ट कुछ नहीं किया, पूरी की पूरी खर्च। बट जो फैमिली बी है वो क्या करते हैं, उनकी भी सैलरी 50,000 है, ये क्या करते हैं, ये उसमें से मैक्सिमम 25,000 खर्च करते हैं और 25,000 को अपने बच्चों के लिए उसे बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं फ्यूचर के लिए, वेदर इट कैन बी फॉर एजुकेशन, फॉर मेडिकल, फॉर एनीथिंग। तो ये जो फैमिली बी है। अब जो फैमिली ए है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, सारा पैसा खर्च कर दे रहे हैं, कहीं कुछ नहीं बचा रहे फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन, किसी चीज के लिए कुछ नहीं बच रहा है। सो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहां वेस्ट नहीं हो रहा है पर 50,000 पूरी सैलरी खर्च कर दे रहे हैं। एंड दैट इज फैमिली बी। व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट दैट फैमिली इज डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, 50,000 जो उनकी अर्निंग है, सैलरी है, उसमें से 25,000 उन्हें मैक्सिमम खर्च किया। मैक्सिमम, अगर इसमें से बच रहा है
तो मीन्स इन्होंने कंट्रोल नहीं किया, इन्होंने ज़रूरतों को, अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज नहीं किया कि चलो हम थोड़ा सा कम यूज़ कर लें, आगे के लिए भी बचा कर रखें, ऐसा कुछ नहीं किया। बट दिस फैमिली व्हाट दिस फैमिली इज डूइंग कि ये जो फैमिली है 25,000 स्पेंड कर रही है एंड 25,000 उसे बैंक में अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए सेव कर रहे हैं, दैट इज वेदर इट इज फॉर एजुकेशन, मेडिकल और अदर एक्सपेंसेस। सो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझाया। विदाउट वेस्टिंग, जब हम विदाउट वेस्टिंग अपने रिसोर्सेज को बचाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हेन वी कंजर्व देम, उसका कुछ पार्ट हम अपने फ्यूचर के लिए बचाकर रखते हैं, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमें अपने रिसोर्सेज का जो यूज है वो कैसा करना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए, हमारे रिसोर्सेज का यूज सस्टेनेबल होना चाहिए, जिसमें हम फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखें। रिसेंट टाइम में, अभी के टाइम में, हाल ही में लोगों के बीच में लोगों को लगने लगा कि हमें अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, उन्हें बचा कर रखना चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट ने हमें दिए हैं। अब इसलिए उन्हें लगने लगा क्योंकि अभी लोग अवेयर हैं, लोग एजुकेटेड हैं, द पीपल आर एजुकेटेड एंड अवेयर। कुछ तो हैं ही, नॉट एवरीबडी बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर एजुकेटेड एंड अवेयर। उन्हें डर लगने लगा, उन्हें लगने लगा कि जिस तरह से हम लार्ज स्केल पर अपने एनवायरनमेंट को यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, तो हो सकता है आने वाले टाइम में एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसमें फ्यूचर जनरेशन का तो पता नहीं बट हमारा भी सर्वाइवल मुश्किल हो जाए। तो हर किसी को क्या करना चाहिए, हर किसी को इसके लिए ये चाहिए कि हमें अपने सिंसियर, सच में किसी को बताने की जरूरत नहीं, वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन टू एनीबडी एल्स। हमें अपने सिंसियर एफर्ट्स करने चाहिए जिसमें हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, जो हमारे प्लेनेट ने हमें दिए हैं, उसको हमारे फ्यूचर के लिए उन रिसोर्सेज को हमें बचाना होगा। और हमारा फ्यूचर किस पर डिपेंड करता है, हमारा फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम मिला है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो हमारे नेचर ने हमें दिया है, उस नेचर के दिए हुए लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हम प्रिजर्व करें, और उसको प्रिजर्व करने की एबिलिटी पर ही हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। यानी उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को अगर हमने बचा लिया, हम में अगर इतनी एबिलिटी है कि हम उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बचा लें, तो शायद हमारा फ्यूचर इस बात पर रह जाए और हम उसे सेव कर पाए। सो वी मस्ट रिड्यूस द डैमेज डन टू आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। इसलिए वो डैमेज, वो नुकसान जो हमने अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ किया है, हमें उसे संभालना होगा, उसे रोकना होगा, उसे कम करना होगा। सो हियर द चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग द वीडियो।